हाँ, हेलो स्टूडेंट्स फॉर बीकॉम थर्ड ईयर। आप बीकॉम थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट देख रहे होंगे, सामने टॉपिक लिखा हुआ है टोटल इनकम। आपको पता है ये इनकम टैक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वैसे अगर कहा जाए तो प्रत्येक जो एसएससी होता है, एसएससी मतलब होता है टैक्स पे। आगे चल के हम भी किसी न किसी इनकम टैक्स के क्राइटेरिया में आएंगे, तो हमारे लिए ये भी एक अप्लाइड नॉलेज होना बहुत चाहिए कि कैसे इनकम टैक्स आपके ऊपर अप्लाई होता है और इनकम के कौन कौन से बेसिक हेड होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक को टोटल इनकम बताते हैं। टोटल इनकम मतलब क्या होता है, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ। एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, टोटल हेड ऑफ इनकम जो होते हैं वो पांच होते हैं। आय के कुल पांच शीर्षक बताए गए हैं। इन पांच के अलावा कोई अगला इनकम का शीर्षक नहीं होता है। ओनली नंबर ऑफ फाइव हेड्स ऑफ इनकम एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। पहला जो इनकम का हेड होता है वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी होता है। आप या तो गवर्नमेंट होंगे या नॉन गवर्नमेंट होंगे या प्राइवेट एम्प्लॉय होंगे, तो ये एक पहला हेड होता है जिसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर सेकंड जो हेड होता है इनकम का, वो कहलाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इट मींस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बाय लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी। आपका आपके पास अगर कोई भी मकान है और अगर आपने उसको किराए पर दिया हुआ है, तो उससे जो किराया मिलता है और उससे जो आपकी इनकम होती है उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट इसका एक रूल्स होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अप्लाई ओनली पर्टिकुलर लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस आउट ऑफ विच सेल्फ रेसिडेंस एंड सेल्फ बिजनेस। वह मकान संपत्ति स्वयं के व्यापार और स्वयं के निवास से संबंधित नहीं होना चाहिए, किराए पर होना चाहिए किसी भी उद्देश्य के लिए। तो ये सेकंड टॉपिक है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा जो टॉपिक मैंने आपके सामने लिखा हुआ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी आपको कब अर्न होगी, जब कहीं के आप एम्प्लॉय होंगे। एम्प्लॉय मतलब प्राइवेट में होंगे, गवर्नमेंट में होंगे या सेमी गवर्नमेंट में। सेकंड आपको मैंने बताया क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, जिसमें लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जो होती है उसका हम वैल्यूएशन करते हैं। जो तीसरा बेसिक हेड मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ वो बता रहा हूँ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस के बहुत सारे मोड्स होते हैं। बिजनेस के जो मोड्स होते हैं डिपेंड करता है आपकी पर्टिकुलर सिलेक्शन पे कि आपने बिजनेस का कौन सा मोड सिलेक्ट किया हुआ है। ग्रैंड मर्चेंट है, अदरवाइज रिटेलर है या होलसेलर है। तो ये एक इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है, इसका एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक फॉर्मेट होता है। इसी में इंक्लूड है प्रोफेशन। तो देखिए प्रोफेशन क्या होता है, सुना होगा आप लोगों ने कि डॉक्टर और लॉयर, ऑडिटर और आर्किटेक्ट, ये कुछ सिलेक्टेड प्रोफेशन होते हैं। इनको, इन प्रोफेशंस को अदर कोई पर्सन अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर वही व्यक्ति मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है जिसके पास मेडिकल प्रैक्टिशनर का एक पर्टिकुलर लीगल सर्टिफिकेट होगा, एक क्वालिफिकेशन होगा। सेकंड होता है लॉयर। तो लॉयर का जो पर्टिकुलर प्रोफेशन है वो वही पर्सन अप्लाई कर सकता है जिसके पास एलएलबी होगा, मतलब लॉ की एक डिग्री होगी। नंबर थर्ड होता है ऑडिटर। ऑडिटर के मैं बता देना चाहता हूं आपको कि सीए, चार्टर्ड अकाउंट। आप ऑडिटर तभी हो सकते हैं जब आपके पास सीए का आपके पास एक पर्टिकुलर डिग्री होना चाहिए आपके पास। इसके बाद होता है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मतलब जो इंजीनियर होते हैं। तो ये इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग चार बेसिक प्रोफेशंस के हेड डिक्लेयर किए गए हैं और ये फिक्स है आपके। तो ये आपका हो गया तीसरा जो बेसिक हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद आप देख रहे होंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन अर्न ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड सेल्स ऑफ एसेट्स। आप किसी भी संपत्ति को बेचते हैं या हस्तांतरित करते हैं तो उस पर जो आपको प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है। ये किस किस पर हो सकता है, ये आपकी बिल्डिंग पर हो सकता है, मशीन पर हो सकता है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पर हो सकता है, ज्वेलरी पर हो सकता है। तो कैपिटल गेन का जो नेचर होता है वो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कब होता है ये आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन कॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी एसेट्स को विद इन 3 ईयर सेल करते हैं, विद इन 3 ईयर ऑफ परचेस, तो उस पर जो आपको इनकम होती है, अर्निंग होती है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म गेन। और अगर आपने किसी भी एसेट्स को आफ्टर परचेस ऑफ 3 ईयर आपने सेल किया है तो उस पर जो इनकम होती है वो कहलाती है लॉन्ग टर्म गेन। तो टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ गेन जो है वो होते हैं दो। फर्स्ट होता है शॉर्ट टर्म गेन, सेकंड होता है लॉन्ग टर्म गेन। तो ये चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको हेड बताया। देन लास्ट,
लास्ट हेड ऑफ इनकम जो मैं आपको बता रहा हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए टोटल इनकम हेड ऑफ इनकम जो होते हैं वो 5 होते हैं। 1 to 4 का मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ आपको, बट आउट ऑफ विच 1 to 4 अब जो इनकम होती है किसी भी एसएससी की वो किस हेड में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब ये जो इनकम है ये किसी को भी अर्न हो सकती है, इसका कोई क्वालिफिकेशन या कोई क्राइटेरिया नहीं है। लाइक एज इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अब इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट का कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है कि इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट के लिए आपके पास हायर एजुकेशन होना चाहिए, मिडिल क्लास का मिडिल स्कूल का एजुकेशन होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। जो भी बंदा जो भी बैंक का जो अकाउंट होल्डर होगा, अगर वो बैंक में मनी डिपॉजिट करता है तो उसको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अर्न होगा। तो ये एक एग्जाम्पल था आपको इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट का। और भी कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो मैं आपको इस हेड की बता देना चाहता हूं, क्योंकि कई बार डाउट रहता है स्टूडेंट्स को कि ये जो इनकम है ये किस हेड में जाएगी। तो देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सबसे पहले इनकम, जैसा मैंने इसके पहले आपको एक्सप्लेन किया है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। सेकंड होता है रॉयल्टी। व्हाट डू यू मीन बाय रॉयल्टी? रॉयल्टी इट मींस चार्जेस ऑफ राइट्स। आपने किसी राइट्स का यूज किया है तो उसकी जो फीस आप पेमेंट करते हो वो कहलाती है रॉयल्टी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत आप लोगों ने पॉपुलरली सुना होगा कि आजकल माइंस में आप देखते हैं कि रॉयल्टी पेमेंट नहीं हुआ है। तो रॉयल्टी मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपको 10/10 का एक मैंने लीज सैंक्शन कर दिया, उस लीज का आपने जो पेमेंट किया है वो रॉयल्टी कहलाती है। इसी रॉयल्टी को और भी अदर एक्ट में बोलते हैं, कॉपीराइट बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं। तो पहला मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, सेकंड मैंने बताया क्या, रॉयल्टी। फिर उसके बाद डायरेक्टर फीस। जो कंपनी में डायरेक्टर होते हैं अपॉइंटेड, तो उनको जो फीस मिलती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होती है। उसके बाद लॉटरी, कार्ड गेम, पजल्स, हॉर्स रेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट जो बता चुका हूं आपको, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फॉरेन कंपनी, ये होता है आपका इनकम फ्रॉम इलेक्शन स्पीच, रेडियो टॉक। इसके अलावा सबलेट हाउस रेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सबलेट हाउस रेंट? सबलेट हाउस रेंट इट मींस ये होता है कि आपने कोई मकान किराए पर लिया है। वैसे जो स्टूडेंट बाहर पढ़ते हैं बहुत अच्छे जानते हैं इस चीज को। आपको कोई भी हाउस प्रॉपर्टी अगर आपको किराए पर लेना है तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी जब तक कि आप किसी ब्रोकर से आप कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय सबलेट? सबलेट का मतलब होता है कोई प्रॉपर्टी किसी बंदे ने 1,000 रुपए मंथ पे ले ली है, अब वो उसको मोर देन 1,000 पे अगर लेट आउट कर देता है तो आफ्टर 1,000 जो उसकी इनकम होगी वो कहलाएगी इनकम फ्रॉम सबलेट। जैसे एग्जांपल, मैंने एक मकान लिया 1,000 रुपए महीने पर किराए पर, 1,000 पर मंथ पे लिया आपने, मैंने लिया मन, और मैंने उसको 1,500 रुपए मंथ पे रेंट पर दे दिया। तो बिटवीन कितने की इनकम हो रही मुझको? 500 रुपीज पर मंथ। तो ये जो 500 रुपीज पर मंथ इट मीन 6,000 रुपीज है, ये कहलाएगी इनकम फ्रॉम सबलेट हाउस। इसको हम अकेला सबलेट हाउस रेंट नहीं, जो सबलेट मशीन भी हो सकता है, सबलेट कार भी हो सकता है। कोई कार आपने खरीदी है उसको मोर देन प्राइस पर सेल कर दिया, वो भी सबलेट होता है। तो ये कुछ आपको मैंने इनकम बताया। मैंने उसके पहले भी बताया था, आपको डाउट हो रहा होगा, लॉटरी, कार्ड गेम, पजल्स, हॉर्स रेस। देखिए ये सब क्या है, ये कैजुअल इनकम होती है। आपने देखा होगा केबीसी एक शो आता था, बहुत पॉपुलर शो था। अगर केबीसी में 1 करोड़ रुपए का इनाम डिक्लेयर होता है, विनिंग प्राइस है, आपको 1 करोड़ रुपए नहीं मिलता। आफ्टर टीडीएस, जो उसका टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, 30% चार्ज होने के बाद 70% आपको अमाउंट रिसीव्ड होता है। तो यहां पर ध्यान रखिए, लॉटरी, गजल, पजल्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, ये जो पर्टिकुलर कैजुअल्स इनकम होती हैं, इन पर आपको 30% टीडीएस चार्ज करने के बाद ही रिमेनिंग 70% मनी आपको दी जाती है। ये इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने बताया इलेक्शन स्पीच। इलेक्शन स्पीच, अगर आप प्रोफेशनल कोई स्पीकर हैं और अगर आप किसी इलेक्शन में स्पीच देते हैं तो उस स्पीच पर आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। फॉर एग्जांपल एक और दूसरा देता हूं मैं आपको, एग्जामिनर फीस। जो एग्जामिनर एग्जाम में ड्यूटी करते हैं, वैल्यूएशन की जो फीस मिलती है वो मिलती है। रॉयल्टी का मैंने बताया था आपको माइंस का, लेकिन अगर आप राइटर हैं और आपने कोई बुक पब्लिश की है तो उस बुक पर जो आपको रॉयल्टी मिलेगी पर कॉपी, वो भी रॉयल्टी किस में आती है? अदर सोर्सेस में आती है। उसके बाद मैंने बताया था डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फॉरेन कंपनी। अगर आपको कोई भी डिविडेंड, आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं, इन्वेस्ट किया है, बट अगर वो इन्वेस्टमेंट आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का है और फॉरेन कंपनी का है, तो वो जो डिविडेंड आपको अर्न होगा वो डिविडेंड आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में रिलेटेड रहेगा आपका। तो ये कुछ बेसिक्स मैंने आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से कंटेंट्स दिए हैं, इसमें ध्यान रखेंगे। पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट है वो एग्जाम्प्ट रहता है। पोस्ट ऑफिस का जो आपने जो डिपॉजिट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जाम्प्टेड रहता है। बट इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट जो है वो कंटेंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होता है। कुछ सब इंपॉर्टेंट मैंने कंटेंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आपको बताएं। डीपली अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको मैक्सिमम कंटेंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के स्टडी करने के लिए मिलेंगे, जो आपके लिए काफी इंटरेस्टेड रहेंगे। अब आप देखिए बोर्ड पर एक बार नजर डालते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इनकम, या वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं हाउ मेनी कंटेंट्स ऑफ टोटल इनकम। आपको ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा 1 2 3 4 5।
आपको पता होना चाहिए हाउ मेनी कंटेंट्स ऑफ टोटल इनकम। सो आप देखिए बोर्ड पर टोटल नंबर ऑफ कंटेंट्स कितने होते हैं, 5। आपको ये पता होना चाहिए हाउ मेनी कंटेंट्स ऑफ इनकम, टोटल इनकम ये होते हैं। इसके बाद एक सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखेंगे आप लोग इसको, कि व्हाट डू यू मीन बाय टीआई। टीआई क्या होता है? तो देखिए सामने लिखा है जीटीआई, इसका मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। फिर मैंने यहां पर एक डिडक्शन दिया हुआ 80C से लेके 80U तक का। आफ्टर चार्जिंग ऑफ डिडक्शन फ्रॉम 80C टू 80U, इनकम इज कॉल्ड एज टोटल इनकम। हम जीटीआई में से 80C और 80U तक की डिडक्शन जब देते हैं, उसके बाद जो इनकम आती है उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। ये किसी एसएससी की असेसमेंट ईयर की फाइनल इनकम होती है। आप लोग सोचते हो कई बार आप इनकम टैक्स एडवाइजर के पास जाते हैं और आपको इनकम टैक्स एडवाइजर कुछ आपको बताता है कि आप अपनी इनकम को किस तरीके से या कहाँ इन्वेस्ट अगर आप कर देते हैं तो आपका टैक्स लायबिलिटी आपकी रिलैक्स हो सकती है, बट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एज पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। तो ये 80C और 80U ये कुछ सेक्शंस दिए गए हैं। 80C से लेके 80U तक में बहुत सारे रिलैक्सेशन है। अगर उन क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो आपको इनकम में रिलैक्सेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, एजुकेशन लोन लिया है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है रूरल एरियाज में, कोई रॉयल्टी है आपकी, आपने कोई डोनेशन किया है, डोनेशन का नेचर क्या है, 50% वाला है या 100% का है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर चैरिटेबल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है, और आरपीएफ रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, किसी भी प्रोविडेंट फंड में आपका कोई कंट्रीब्यूशन है आपका, तो जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा ऑल टाइप्स ऑफ पीएफ वो आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये 80C से लेके 80U तक के ये पर्टिकुलर रिलैक्सेशन है इनकम टैक्स में। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको वो रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो वो रिलैक्सेशन आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। ये रिलैक्सेशन मिलने के बाद फाइनली जो आपकी इनकम डिक्लेयर होती है इसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। ये टोटल इनकम होती है जो लास्ट में फाइनल ईयर में आपको कैलकुलेट करके दी जाती है, नेट टू नेट टोटल इनकम ऑफ ईयर, असेसमेंट ईयर ये है। यहां पर भी आपका टैक्स चार्ज नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। आप ये मत सोचिएगा कि आपने ये 5 कंटेंट्स ऊपर लिख दिए, 80C से 80U तक की डिडक्शन दे दिए, इसके बाद आपने बता दिया कि टीआई इतना है, तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम अभी नहीं होगी, अभी आपको टैक्स चार्ज नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर लाइक फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर इनकम आती है 5 लाख, तो अब इसके बाद एक नेचर जनरेट होता है कि आप किस नेचर में आते हैं, जनरल सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है या सुपर सिटीजन है। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपकी फिर टैक्स लायबिलिटी जनरेट होती है। जैसे आपने सुना होगा पहले 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। फिर आपने सुना होगा पहले 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है, उसके बाद अलग अलग इंक्रीज इन ऑर्डर में टैक्स लगता है। पहले 10 लगता है, फिर 20 लगता है, फिर 30% लगता है, और फिर एज पर नेचर सरचार्ज भी उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो ये एक पर्टिकुलर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है टोटल इनकम का। ये टोटल इनकम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनकम टैक्स का। इस टॉपिक से आपकी सारी इनकम टैक्स रिवाइज होती है। क्यों? क्योंकि आपकी 1 to 4 यूनिट तक आपको जो कंटेंट्स दिए गए हैं ये सारे कंटेंट्स दिए गए। अगर आपको प्रैक्टिस में आपका होगा तो आपने फर्स्ट यूनिट की जो आपने स्टडी की होगी तो उसमें आया होगा रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इनकम आया होगा। सेकेंड यूनिट में आपका जो टॉपिक है वो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है आपका उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। तो ये जो पर्टिकुलर टोटल 5 कंटेंट्स ऑफ इनकम दिए गए हैं ये आय के 5 प्रमुख शीर्षक होते हैं जो किसी एक एसएससी को हो सकते हैं। इन 5 के अलावा आपकी जो भी इनकम होगी वो इलीगल होगी, क्योंकि लीगली जो बेसिक 5 हेड्स ऑफ इनकम है वो आपके सामने मैंने बता दिए। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं हिंदी मीडियम के छात्रों को। सबसे पहले मैंने बताया वेतन शीर्षक से आय, ये आपको कब होगी, जब आप सरकारी, गैर सरकारी या किसी निजी संस्था में अपनी सेवाएं देते हैं तो वहां पर जो आपको वेतन मिलता है, वेतन से मतलब सिर्फ वेतन नहीं होता है। अब यहां पर एक बार मैं और समझा देता हूं दोनों मीडियम को। वेतन या सैलरी मतलब सैलरी नहीं होता, सैलरी में आता है सैलरी, बोनस, कमीशन प्लस अलाउंस प्लस परक्यूसाइड्स प्लस अदर मॉनेटरी गेन। आप जिस संस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वहां पर आपको जो ग्रॉस सैलरी मिल रही है, बेसिक सैलरी जो आपको दी जाती है, बेसिक सैलरी के अलावा आपको कुछ ना कुछ अलाउंस दिए जाते हैं। अलाउंस के 3 नेचर होते हैं, पहला होता है टैक्सेबल, दूसरा होता है सेमी टैक्सेबल, तीसरा अलाउंस होता है फुली एग्जेम्प्टेड। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, एक अलाउंस का एग्जांपल देता हूं, जैसे है सिटी कंपनसेशन अलाउंस या डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस 100% टैक्सेबल है। सेकंड आपको एग्जांपल देता हूं सेमी टैक्सेबल अलाउंस का एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड टैक्स रिलैक्सेशन है। ध्यान रखिए, फिर से मैंने क्या कहा, शिक्षा भत्ता
यदि आपको आपकी संस्था के द्वारा दिया जाता है तो 100 रुपए प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक आपको एजुकेशन अलाउंस फ्री है। तो बताइए कितना हो गया, 2 बच्चों का कितना हो गया, 2400 रुपए, एक बच्चे का कितना हो गया, 1200 रुपए। अब यदि आपको एजुकेशन अलाउंस आपके बच्चे के लिए मिला हुआ है, चाइल्ड के लिए मिला हुआ है, किसी एम्प्लॉय के लिए मान के चलिए 2000 रुपए, उसमें से 1200 रुपए क्या रहेगा, रिलैक्स, रिमेनिंग 800 रुपीज आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैं देना आपको उचित समझता हूँ, हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस की भी जो क्राइटेरिया है वो 300 रुपीज पर मंथ अप टू 2 चाइल्ड क्या है, रिलैक्स है। आपका कोई चाइल्ड जो एसएससी है, अगर किसी हॉस्टल में रहता है और उस हॉस्टल का अलाउंस उसकी कंपनी के द्वारा उसे दिया जाता है, तो उस अलाउंस का 300 रुपए, मैक्सिमम 300 रुपीज अप टू 2 चाइल्ड क्या है, रिलैक्स है। अब अगर मान के चलिए 500 रुपए आपको मिल रहा है हॉस्टल अलाउंस, 300 रुपए क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, रिमेनिंग कितना बचा, 200 रुपए, 2 से इंटू 12 करेंगे तो कितना आ गया आपका, 2400 रुपए। वो इनकम फ्रॉम सैलरी होगा यहाँ पर। वैसे इनकम फ्रॉम सैलरी में बहुत सारे कंटेंट्स हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें बहुत सारे कंटेंट्स मिलते हैं। अब एक डीपली मैं आपको उसका एक अलग से क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पहला हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन शीर्षक से आए, इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 40,000 का। जितनी भी इनकम आपको जनरेट हुई है उसका 40,000 रुपए आपको क्या किया जाएगा, रिलैक्स किया जाएगा। सेकंड हेड पे आते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति शीर्षक से आए। ध्यान रखिए, मकान संपत्ति शीर्षक क्या कहलाता है, यदि आपका कोई भी मकान संपत्ति भवन है जो कि किराए पर चल रहा है, आपने किसी को भी किराए पर दिया गया है किसी भी उद्देश्य के लिए, या रहने के लिए या ऑफिस के लिए, उसका जो आपको मंथली किराया मिलता है वो आपके लिए क्या होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ध्यान रखिए, गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन देकर रखा हुआ है, यदि आपका मकान आपके रहने के, आपके व्यवसाय के लिए उपयोग होता है तो उसकी इनकम का वैल्यूएशन नहीं होता। प्रैक्टिकल बात है, जिस मकान में हम रहते हैं क्या कभी हम उसका किराया खुद को देते हैं, नहीं देते। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी ली है, होम लोन आप जो लेते हैं, होम लोन पर रिलैक्सेशन मिलता है, आपको पता होगा अप टू 5 ईयर्स तक का मिलता है। तो होम लोन का रिलैक्सेशन जो मिलता है सेल्फ रेसिडेंस, वो कितना मिलता है, यदि आपने लोन 31 मार्च 99 के पहले का है, ध्यान से सुनिए, अप टू बिफोर 31 मार्च 99, तो आपको मैक्सिमम जो इंटरेस्ट ऑन लोन का रिलैक्सेशन मिलेगा वो मिलेगा 30,000 रुपए का। और यदि आपने लोन 31 मार्च 99 के बाद लिया है तो मैक्सिमम आपको जो रिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा 2 लाख रुपए तक का। ये एक रिलैक्सेशन है जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है ओनली पर्टिकुलर होम लोन पर दिया गया है। तो अब ध्यान ये रखने का है, एक एग्जांपल मैं देता हूं कि आपने एक मकान किराए पर दिया 10,000 रुपए महीने पर, तो ईयरली कितना हो गया आपका, 1,20,000। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब कैलकुलेट करते हैं तो जितना भी रेंट आपने अर्न किया है उसमें से म्युनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स माइनस करते हैं। लोकल टैक्स माइनस करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य। उसके बाद उस पर 30% की एसडी दी जाती, स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती दी जाती। उसके बाद अगर आपने उस बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी लोन लिया है उस, तो जितना भी लोन लिया उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी उसमें से माइनस किया जाएगा। और फिर जो इनकम आती है उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग का जो हम रेंट लेंगे वो केवल उतने मंथ का लिया जाता है जितने मंथ बिल्डिंग क्या रही होगी, लेट आउट रही होगी। कंपेयर करते हैं, विच एवर इज मोर देन, हमेशा वो किराया बिल्डिंग का लिया जाता है, एक तो उस बिल्डिंग का एक्चुअल किराया जो आपको किराएदार से मिल रहा है, दूसरा म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल नगर पालिका प्रशासन ने उस एरिया में उस बिल्डिंग की क्या प्राइस डिक्लेयर की है, तीसरा फेयर वैल्यू जो एक जनरल मार्केट प्राइस होती है, जो तीनों में सबसे अधिक होती है उसको लेकर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाली जाती है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि इनकम टैक्स वाले हमसे 2 कदम आगे रहते हैं। आप अगर ये बोल देंगे कि हमारा मकान तो 5,000 रुपये किराए पे चल रहा है, तो इनकम टैक्स वालों को पता है कि उस एरिया की म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, वो फिर उस रेंट के बेसिस पे आपकी इनकम को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हाँ, एक और चीज है म्युनिसिपल टैक्स, जिसको हम लोकल टैक्स भी कहते हैं। ये तभी डिडक्ट किया जाएगा जब इसका पेमेंट किसने किया हो, ऑनर ने किया हो। यदि म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग है या टेनेंट मतलब किराएदार ने दिया है तो म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये सेकंड हेड मैंने कौन सा बता दिया आपको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या होता है, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं जनरली सभी का एक लॉजिक होता है, एक पर्टिकुलर लॉजिक, क्या कहना चाहिए, एक प्रिंसिपल होते हैं कि अपनी अकाउंटिंग वो करते हैं। अकाउंटिंग में उनका जो भी अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो अपने अकॉर्डिंग टू अपनी सुविधा से बना लेते हैं।
लेकिन जब वो अपना स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं ऑडिटर के पास, तो ऑडिटर ये देखता है कि आपने कोई ऐसा एक्सपेंसेस तो माइनस नहीं कर दिया जिसका रिलेशन बिजनेस से नहीं है। क्योंकि शॉपकीपर क्या करता है, कोई एक पर्टिकुलर ऐसा एक्सपेंसेस अपने अकाउंटिंग में डाल देता है जिसका उसने एक्चुअल पेमेंट तो नहीं किया है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उसका पेमेंट दिख रहा है। अब ऑन रिकॉर्ड उसका पेमेंट दिख रहा है, इट मीन्स उसका ईयरली जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया, कम। अगर ईयरली प्रॉफिट कम हो गया तो इनकम फ्रॉम बिजनेस भी क्या होगी, कम। बट एक्चुअली उसका जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, वो एक्सेस शो हो रहा है। तो यहां पर इनकम टैक्स या जो ऑडिटर होता है वो ये वेरीफाई करता है कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर चार्जेबल था या नहीं था। इसी नेचर से और भी चीजें देखी जाती। वैसे इसके 4 एडजस्टमेंट होते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के। पहला नंबर, इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो है नेट प्रॉफिट ऑफ ईयर, जो भी बिजनेसमैन ने डिक्लेयर किया है। इसमें पहला नंबर ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अस्वीकृत व्यय, ऐसे व्यय जो एक्सपेंसेस बिजनेस के नहीं थे, नॉट अलाउड, जो डिसअलाउड थे वो आपने उनको लिख दिया। फिर उसका होता है अलाउड इनकम, ये दोनों कंटेंट्स प्लस होते हैं। ध्यान सुनिए फिर से, पहला डिसअलाउड एक्सपेंसेस, दूसरा अलाउड इनकम। फिर दोनों का अपोजिट क्या करते हैं, माइनस करते हैं, अलाउड एक्सपेंस और डिसअलाउड इनकम, इनको हम माइनस कर देते हैं। तो फिर ये जो इनकम आती है इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इसी से रिलेटेड है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन? सो टोटल नंबर ऑफ 4 बेसिक कंटेंट्स डिक्लेयर बाय लॉ एज प्रोफेशन। पहला लॉयर, सेकंड डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, थर्ड ऑडिटर और चौथा लास्ट है आर्किटेक्ट। देखिए इनको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, बहुत शॉर्ट में, और आपको बेसिकली आपको बता दूंगा, आप इजीली कैच कर लेंगे। मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रहता है उसकी टोटल जो इनकम है वो केवल 5 है, 5 से 6 नहीं है। लॉ ने डिक्लेयर किया कोई भी डॉक्टर अपना अगर कभी भी बैलेंस शीट बनाता है, स्टेटमेंट बनाता है इनकम का, तो 5 से 6 इनकम नहीं होती। ध्यान सुनिए, पहली इनकम कौन सी होती है, कंसल्टेशन फीस। डॉक्टर जो आपको परामर्श देता है उसको जो पहली वो जो आपको हैंड राइटिंग या जो भी आपको देता है वो कंसल्टेशन जो होती पहली होती कंसल्टेशन फीस। दूसरी होता है सेल ऑफ मेडिसिन, वो जो दवाइयां बेचता है खुद देता है, सेल ऑफ मेडिसिन। तीसरा होता है आपका ऑपरेशन फीस, डॉक्टर ऑपरेशन करता है उसकी जो फीस लेता है। फिर चौथा होता है आपका विजिटिंग फीस, डॉक्टर अगर होम विजिट करता है तो उसकी होती है। और लास्ट जो बनाया गया है गवर्नमेंट ने, वो बनाया गया है इनकम फ्रॉम जो सेल ऑफ मेडिसिन, ऑपरेशन फीस हो गया। ये जो आपकी बेसिक आपकी इनकम टोटल आपकी होते हैं। इसी में एक्सपेंसेस भी होते हैं। डॉक्टर के एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, परचेस ऑफ मेडिसिन, जो उसने मेडिसिन परचेस की है, डेप ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट, उसके पास ऑपरेशनल जो भी इक्विपमेंट है उस पर जो डेप होता है उनकी रेट फिक्स है। 15% डेप चार्ज होता है इक्विपमेंट्स पे और 10% चार्ज होता है फर्नीचर्स पे। इसके अलावा डेप ऑन बुक्स होता है, सैलरी ऑफ कंपाउंडर होती है, सैलरी ऑफ रेंट ऑफ हॉस्पिटल होता है, टैक्स ऑफ हॉस्पिटल होता है, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। इसी टाइप से लॉयर की है, लॉयर की पहली फीस क्या है, लीगल फीस जो उसने ली है। फिर स्पेशल अपॉइंटमेंट फीस, ये 2 ऐसे बेसिक इनकम होती है। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं लॉयर के, जो उसके चैम्बर फीस होता है, जो बुक्स होती हैं, उसके जो ऑफिस में असिस्टेंट होते हैं, इस टाइप से। जो तीसरा है वो होता है ऑडिटर। ऑडिटर की इनकम क्या होती है, पहला होता है ऑडिट फीस, फिर अदर अकाउंटिंग वर्क, फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंस, फिर अदर अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अपील। कहीं वो इनकम टैक्स अपील में जाता है तो वो आपसे जो फीस चार्ज करे। एक्सपेंसेस क्या होते हैं उसके, सब्सक्रिप्शन फॉर मैगजीन, सब्सक्रिप्शन फॉर इंस्टीट्यूशन फीस, सैलरी फॉर स्टीपेंड, और जो भी पर्टिकुलर उसके जो ऑफिस एक्सपेंसेस दे। एक्सपेंसेस जनरली जो है वो सभी में कॉमन ही होते हैं, जैसे जनरल एक्सपेंस, सैलरी, रेंट ऑफ बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, ये कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि प्रोफेशन के हैं। तो थर्ड हेड पर अपन लोग थे यहां पर। अब इसके बाद आते हैं अपन लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की शॉर्ट और इजी डेफिनेशन जो है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन अर्न ऑन ट्रांसफर एंड सेल ऑफ एसेट्स। किसी भी संपत्ति को यदि आप ट्रांसफर करते हैं, हस्तांतरित करते हैं या सेल करते हैं, तो उस पर जो आपको इनकम होती है, जो गेन होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन 2 नेचर का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का नेचर क्या होता है, इफ सेल ऑफ एसेट विद इन 3 ईयर ऑफ परचेस, तो उसका जो नेचर उसे आप बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यदि आपने उसको 3 साल के बाद बेचा है तो उसे आप बोलेंगे लॉन्ग टर्म गेन। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने प्रॉपर्टी ना तो ट्रांसफर की है और ना सेल की है, फिर भी इस पर आपको गेन हुआ। वो कब होता है, जब गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेती है और गवर्नमेंट उसका जो भी पर्टिकुलर कंपनसेशन अमाउंट देती है वो आपके लिए क्या होता है, एक इनकम होती है। तो ये हो गया कौन सा आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। लास्ट जो हेड है इनकम का, अब अगर ऐसी कोई इनकम है जो फर्स्ट हेड से 4th हेड तक अप्लाई हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई इनकम है तो वो इनकम आती है किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये एक ऐसा हेड है जो
आउट ऑफ विच लास्ट 4 हेड है। जो इनकम पिछले 4 शीर्षक में कहीं नहीं आती, वो कहां पर आती? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आती, जिसकी स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। इसकी स्टार्टिंग होती है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, डायरेक्टर फीस, रॉयल्टी, लेक्चर फीस, एग्जाम रिमरेशन फीस, वैल्यूएशन फीस और रेडियो टॉक। इसके अलावा सीक्रेट इनकम, आपको कोई सीक्रेट इनकम होती है, सडनली आपको होती है कैजुअल, वो इनकम होती है आपकी। लॉटरी, कार्ड गेम, पजल्स, हॉर्स रेस, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होता है। इसके बाद डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। तो ये कुछ पर्टिकुलर इनकम होती है जो अदर सोर्सेस की होती है। हाँ, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम लॉटरी, रिसीव्ड फ्रॉम लॉटरी ₹70,000 रुपीज, ध्यान रखिए हमेशा ग्रॉस इनकम पर वैल्यूएशन होता है इनकम टैक्स में, नेट पर नहीं होता है। तो अगर या तो नेट दिया रहेगा, वहां पर लिखा रहेगा नेट इनकम, या तो लिखा रहेगा इनकम फ्रॉम लॉटरी, ब्रैकेट में दिया रहेगा नेट, तो आपको ग्रॉस करना पड़ेगा उसको, क्योंकि इनकम टैक्स में वैल्यूएशन होता है जनरेटिंग अमाउंट पर, कितना अमाउंट जनरेट हुआ था। तो कन्वर्शन जो रहता है नेट टू ग्रॉस का, वो रहता है इंटू 100 अपॉन 70। आप इसको कर दीजिए तो उसका जनरेटिंग अमाउंट आपका निकल जाएगा। क्यों? बिकॉज 30% टीडीएस चार्ज ऑन जनरेटिंग अमाउंट, 30% टीडीएस चार्ज होता है। तो यहां पर आपको पता चलेगा कि आपको कुल मिला के 1 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से 30% टीडीएस आपका चार्ज हो गया। तो फाइनली आपको जो रिसीव्ड हुआ था वो हुआ था 70,000 रुपए। लेकिन आपको कई बार ये नेट जो पर्टिकुलर वर्ड है ये नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा? लिखा हुआ रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? विनिंग मतलब ऑन द स्पॉट। जैसे मैं आपसे बोलूं विनिंग लॉटरी, मतलब ये कि आप अभी जीते हैं, और मैं आपसे बोलूं रिसीव्ड विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इसका मतलब होता है जीतने के बाद आपको मिले हैं। तो जीतने के बाद कब मिले होंगे? आफ्टर टीडीएस, टीडीएस चार्ज होने के बाद आपको मिला होगा। तो ये दो चीजें बहुत ध्यान रखिएगा। नेट को हमें ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर अप्लाई करना, इंटू 100 अपॉन 70 आप करेंगे तो आपको बेसिक जनरेटिंग अमाउंट मिल जाएगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ कैजुअल इनकम। तो ये कुल मिला के आपके 5 हेड हो गए। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि जो डिडक्शन मिलते हैं वो फ्रॉम 80C से लेके 80U तक के मिलते हैं। ये डिडक्शन आप जब स्टडी करेंगे तो बहुत सारे डिडक्शन है जो स्टार्ट तो होते हैं किससे? कंट्रीब्यूशन से। LIC पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है, सीनियर सिटीजन पॉलिसी है, आपके ऊपर कोई आश्रित है, डिपेंडेंट्स है, एजुकेशन लोन है, हाउस लोन है, रॉयल्टी है, रूरल एरियाज का आपका कोई इन्वेस्टमेंट है। ऐसे बहुत सारे रिलैक्सेशन है जो आपको दिए जाते हैं अगर उस क्राइटेरिया में आप आते होंगे तो, अदरवाइज वो रिलैक्सेशन आप पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये मैंने आपको डिडक्शन दिया है यहां पर। इसके बाद फाइनली जो आपकी इनकम आती है जिसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि कुल आय सकल कुल आय के बाद आती है, या सकल कुल आय के बाद क्या आता है? आफ्टर ग्रॉस टोटल इनकम जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इनकम। और जीटीआई के बाद क्या अप्लाई होता है? आपका डिडक्शन, जिसको हम 80C से 80U तक के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो अप्लाई होते हैं। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। कोशिश मैं ये करूंगा कि इसके बाद इंडिविजुअली ये हेड आपको भी एक बार सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू।